अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? जंग बंदी की अपडेट तो हम आपको देंगे ही, लेकिन बहुत दिन हो गए, आपको पता है एक ही बात से प्रोग्राम का आगाज़ होता है क्योंकि ज़ाहिर है अहम तरीन मौजू ही वो होता है। हमने सोचा कि आपको पहले ज़रा कुछ ये बताएं कि बारिशों की तवक्को की जा रही है, पर्टिकुलरली पंजाब के मैदानी इलाकों में, लाहौर गिरदोनवाह में आने वाले हफ्तों में, आने वाले हफ्ते में। अब आज से बताया जा रहा है कि मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा, हम मानसून में दाखिल हो रहे हैं। कराची के लिए कोई इतनी ज्यादा खुशखबरी नहीं है, लेकिन वीकेंड शायद खुशगवार हो सकता है, इतना आसरा हमें मिला है। अच्छा मिला? हाँ, ये मिला। मैंने तो कराची की मौसम की पेशगोई में अभी फिलहाल बारिश का जिक्र नहीं सुना, लेकिन अलीना की बात पे मैं एतबार करना चाहूंगा। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात भर मूसलाधार रात को हुई है बारिश और उसके बाद मौसम हो गया है खुशगवार। हम होप करते हैं कि बाकी सारा जो मुल्क है वहाँ पर भी ऐसा ही हो। गो कि अभी भी लोग जो हैं मुख्तलिफ सयाहती इलाकों में गए हुए हैं, पहाड़ी इलाकों में गए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है छुट्टियाँ, समर वेकेशंस है, और वहाँ से जो अपडेट्स आ रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे पता चल रहा है बड़ा रश है और वहाँ पे अभी भी लोग स्टक हैं, इतना जब कैपेसिटी से ज़्यादा, जब यहाँ गर्मी, जब मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ती है तो फिर मरी वगैरह के लोग रुख करते हैं और कागान नारान को रुख करते हैं और फिर वहाँ पे जाहिर है एक कैपेसिटी से ज़्यादा सयाह आ जाते हैं तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जंग की सबसे पहले अपडेट डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, वो हम डिस्कस कर लें, आपको बता दें कि क्या अब तक हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मतलब जंगबंदी का कल बाज़ाब्ता ऐलान हो गया था, फिर खिलाफ वर्जी की भी बातें हुई और खिलाफ वर्जी हुई भी। फिर सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान भी आया जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि इजराइल अपने जहाज़ों को वापस बुलाओ अभी। उनका तो वीडियो पैगाम भी आया था जिसमें बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर उन्होंने गुफ्तगू में भी बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ क्या कहा जाए, ना कहा जाए, हाँ ना कहा जाए, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में डांट पिला दी थी। और बाय द वे मैसेजेस भी उन्होंने कुछ शेयर किए, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट अब ये सेफली कहा जा सकता है कि मशरिक़ वस्ता के हालात मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन एक और मामला है अब जो आलमी बरादरी बिलखुसूस मगरबी मुल्कों के लिए बड़ा तशवीश का बायस बन गया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास अब भी 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। रिमेंबर अब्दुल्ला, हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे कल। मतलब ईरान का ये एनरिच्ड ऑलमोस्ट 60%, 400 या 450 किलोग्राम यूरेनियम, ये कोई दुनिया के लिए सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये दुनिया को पहले से पता है, IAEA को पता है, तमाम जो इदारे हैं एटॉमिक मामलात को जो सर्वेलेंस इनकी करते हैं, जो एजेंसी जाती रही है, उनको पता है, आलमी मीडिया में छप चुका है, बताया जा चुका है ना। अमेरिका ने दावा किया था कि हमने तो उनकी जिन 3 तंसीबात को, जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया, हमने सारा मवाद जला दिया, भस्म कर दिया। लेकिन अब पता मवाद जलाने की मेरा ख्याल है बात नहीं हुई थी। कर दिया। मवाद जलाने की बात इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पे कोई रेडिएशन लीक नहीं था, वहाँ पे कोई तापकारी नहीं फैली, सो मवाद कैसे लोग इतनी तशवीश का इजहार कर रहे थे कि क्या है। खैर, आपको ये बता भी देते स्टैट्स, फैक्ट्स, फिगर्स क्या कह रहे हैं। आलमी एटमी तवाराई एजेंसी IAEA की मई 2025 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम है। 90% अफजूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी होता है। अब्दुल्ला, ईरान के जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि ईरान अपनी जौहरी सनत को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा ले रहा है। इसकी बहाली के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं। मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक अब प्रोडक्शन और सर्विसेज के अमल में तसलसल बरकरार रखने का मंसूबा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है। कल भी उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमले के मकासद हासिल कर लिए हैं। जाहिर है कि इसका इशारा जौहरी तंसीबात की तबाही के अलावा ईरान के 17 जौहरी साइंसदानों को शहीद करने की तरफ भी था। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ पूरा यकीन है कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है, बल्कि उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान को कभी एटमी क़ुव्वत बनने नहीं देंगे। Pilots, those B-2 pilots did an unbelievable job. Those pilots hit their targets. Those targets were obliterated, and the pilots should be given credit. Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. That place is gone. Basically, have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that?
अच्छा, ईरान के जो जौहरी इदारे के सरबराह मोहम्मद सलामी, उनका बयान भी हमने आपको सुनाया, ट्रंप की बात भी हमने सुनाई आपको, लेकिन बाज़ माहिरीन इससे मुतल्लिक ये भी कहते हैं कि अमेरिका के ईरानी एटमी तनसीबात पर हमलों से ईरान का जो यूरेनियम अफज़ूदा करने का अमल है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बड़ी तादाद में ईरान के जौहरी साइंसदानों की शहादत ने ईरान के लिए जौहरी अहदाफ मजीद मुश्किल बना दिए हैं। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली हमलों में 400 से ज़ायद शहरी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल में कम अज़ कम 50 ईरानी मिसाइल्स ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मंगल के हमलों से पहले सरकारी हलाकतों की तादाद 24 थी और एक अंदाजे के मुताबिक इस 12 रोज़ा जंग में इसराइल को कम अज़ कम 12 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। सर्टनली 12 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। फिर इसराइल में भी हलाकतें हुई हैं, क्योंकि इसराइल में जो विजुअल्स आते हैं हमें इमारतों के और गलियों बिल्डिंग्स के, वो बुरी तरह मुतासर हुई भी होती हैं। और अगर पूरी आबादी भी उनकी बंकरों में, मतलब क्या निज़ाम है कि पूरी ही आबादी बंकरों में रह रही हो, अदरवाइज़ मतलब स्टील के या लोहे के तो लोग बने नहीं हुए कि वहाँ जानी नुकसान ना हो रहा हो, लेकिन ज़ाहिर है उस तरह से नहीं बताया जाता है उस तरफ से। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर भी रह चुकी हैं, सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहरी साहिबा, आपने वक्त दिया। शहरी साहिबा, यहाँ से आगे बढ़ने की बात करते हैं, क्या लगता है आपको? जाहिर है ट्रंप तो इजराइल पे भी गुस्सा थे, फिर अपने मीडिया CNN वगैरह पे भी गुस्सा थे कि उनके मुताबिक वो फेक खबरें चला रहे हैं। कोई बेहतरी आ सकती है खित्ते में कि ईरान के लिए हालात कुछ साजगार हो सकें, जब ट्रंप ये कहते हैं कि चाइना ईरान से भी तेल ख़रीदे, हमसे ज़्यादा ख़रीदे? हम क्या इस बात को, इसका इशारा समझ सकते हैं कि हाँ जी ईरान के लिए कुछ नरमी की जाएगी जहां पाबंदियों की बात होती है उसको लेकर? जी जी, शुक्रिया अब्दुल्ला। ये आपने बड़ी अहम बात की कि ईरान के लिए नरमी और सैंक्शंस की तो इस वक्त कोई डिस्कशन नहीं हो रहा कि जी उनको सैंक्शन से कोई छूट मिले या उनमें कोई कमी हो, बल्कि वो बढ़ते ही चले गए हैं। मैं ये समझती हूँ कि अभी तो सीज फायर की भी हालत देखनी चाहिए। जी जी, और नाजुक ही रहेगी अगर इजराइल को मुकम्मल और मुस्तकिल खुली छूट मिलती रहे। इनकी जो इम्प्यूनिटी है इसी वजह से पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हुआ है। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात अब नजर भी आ रही है, और उनको एक और बात नजर आई है कि उनके वजाहत करने के बाद भी कि ये सीज फायर एटलीस्ट इजराइल की तरफ से तो उन्होंने ब्रोकर किया, और फिर आगे उन्होंने कतर की सर्विसेज इस्तेमाल की सालसी के लिए, लेकिन उन्होंने अपना जाती सियासी सरमाया इस पर लगाया। तो जब एक सरबराह और इतना ओपनली पॉलिटिकल कैपिटल लगाता है इन चीज़ों पर, तो ये तो फिर वाज़े होता है कि वो उनकी तवक्को है कि ये आगे जाके उनके साथ उनका साथ तो देंगे, उनकी बात की पासदारी तो करेंगे। जो आपने देखा बिल्कुल नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जो वो बरहमी है वो तो सबके सामने थी, और जिन अल्फाज में थी वो भी आपने देखा जी। तो जाहिर है अब देखिए वो फिर भी नहीं रुके हैं। तो अब एक चीज तो हुई है कि अमेरिका इस वक्त पहली दफा अमेरिका ने और इस सदर के लेवल पर इतनी तंबीह की है इजराइल के सदर को और प्राइम मिनिस्टर को, और इस लेवल में बात चली गई है। ये ना इजराइल को आदत है, ना उन्होंने कभी ये सुना, इस तरह की तंबीह सुनी है पब्लिक में। प्राइवेट में जो भी उनका होता है हमें और आपको नहीं पता, लेकिन पब्लिक में बात होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फिर दोनों फरीकीन को फॉलो अप इस तरह करना होता है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचना होगा कि देखिए उनकी वो सोशल मीडिया पोस्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके एश्योरेंसेस को नज़रअंदाज कर चुके हैं, उन्होंने उनके जो वादे किए नहीं किए। तो अब उनको जो पैसे और असला का फ्लो है वो भी उस पर नजरसानी करें, और ये तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मागा बेस है। हम बात करें आप जी। अच्छा, इसके ऊपर मजीद आपसे बात करेंगे, लेकिन ये जो जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक आपका क्या अंदाज़ा है? क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि 2 साल पीछे हमने धकेल दिया है जो हमला किया उसमें जौहरी प्रोग्राम ईरान का। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि जिन साइट्स के ऊपर खासकर फोर्दो वहाँ पर उस तरह से रेडिएशन नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं
कहीं ना कहीं मुंतकिल कर दिया गया जो यूरेनियम ज़खायर थे, फिर कुछ ज़राए भी इस तरह से ही कह रहे हैं कि एक्टिविटी एक्टिविटी वहाँ पर ऐसी देखी गई कि कुछ रोज़ पहले मुंतकिल कर दिया गया था। आपकी राय में ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस वक्त कहाँ खड़ा है और इसका फ्यूचर क्या है? जी शुक्रिया। मैं समझती हूँ ईरान का जौहरी प्रोग्राम जहाँ भी खड़ा है, इसमें हम जो भी तजवीज़ करेंगे वो असेसमेंट्स ही होंगे जी, बेस्ड ऑन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और आपको तो आखिरी रिपोर्ट तो इसकी CNN पर ही थी जी, और उससे पहले भी काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं और थोड़ी मुस्तनद दौर के। ईरान ने ज़ाहिर है उनको ये सारी खदशात थी, जब सारी दुनिया को थी उनको क्यों नहीं थी, और वो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। तो उन्होंने अगर स्टॉक प्राइस मूव कर सकते होंगे, वो जो हो सकता है उन्होंने ज़रूर किया होगा जी, और उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने ऐसा किया है। तो स्टॉक प्राइस अगर वो मूव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो एनरिचमेंट की सेंट्रीफ्यूज होती हैं, वो जो इक्विपमेंट होता है उसको आप शायद इतनी तेज़ी से या आसानी से मुंतकिल ना कर सकें, लेकिन जो फिसाइल मटीरियल होता है वो ज़रूर वो मुंतकिल कर, मेरी नज़र में वो मेरा असेसमेंट ये है कि वो कर चुके होंगे। क्योंकि देखिए ये बातें तो कब से चल रही थी, और जब से जंग की शुरुआत हुई कि रेजिम चेंज है या न्यूक्लियर डिवाइस है, और सब खड़े होके कहते थे कि जी न्यूक्लियर डिवाइस को तो हमने बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी। अब इजाज़त नहीं देनी तो भाई वो NPT में तो थे, वो डिप्लोमेसी में भी थे, और उससे पहले भी 2016 में उन्होंने सारी शफाफियत से अपनी तनसीबात खोलने की भी बात की थी, आपको याद होगा। और अमन के लिए उन्होंने ऑप्शन चूज किया था, उन्होंने तो अमन को चूज किया था, का रास्ता चूज किया था। अब इजराइल को कोई नहीं पूछ रहा है कि आपके पास कितने स्टॉक पायर्स हैं, आपके पास कितनी वेपनरी है जी। उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो हर तरह के चेक एंड बैलेंसेस से आज़ाद है। शहरी साहिबा, हम अभी बात कर रहे थे सदर ट्रंप की कि वो इजराइल से, नेतन्याहू से नाला हैं, नाराज़ हैं, डार्क पीपल लाई जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो भी कल से नशर हो रहे हैं, चल ही रहे हैं। क्या लगता है आपको, मतलब इसका कोई असर पड़ेगा? इजराइल अमरीका ताल्लुकात क्या एक नया टर्न लेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, या फिर जूइश लॉबी इन अमेरिका इज सो स्ट्रॉन्ग कि अमरीकी सदर की भी ना चले शायद उसके आगे? जी, आपने देखा कि उनकी जो फंडिंग मैकेनिज्म्स हैं, एपैक और इजराइल लॉबी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बड़े तवाना हैं, और सिर्फ फंडिंग नहीं लेकिन वो बहुत सारे उनके जो लेगेसी मीडिया है यानी पुराना मीडिया, वो उसको भी कंट्रोल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नया बेस है वो इस लेगेसी मीडिया को इतना भाव दें, वो सोशल मीडिया पे डिपेंड ज़्यादा करते हैं, और अमेरिकन पब्लिक अब सोशल मीडिया पे ही अपनी न्यूज़ वहीं से लेती है क्यूरेटेड। तो ये एक मैं समझती हूँ मोड़ तो ज़रूर है, एक इंटरसेक्शन है जिस पर चीज़ें तब्दील हो सकती हैं अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे हाईली, मतलब वो अपने फैसले खुद करते हैं जी, उनको नहीं पसंद दबाव में आना। तो लेकिन जाहिर है सूरत हाल तो एक इंस्टीट्यूशनली होती है, इंस्टीट्यूशनली वो बहुत स्ट्रांग है जी। और आपने देखा जो 2 हफ्ते 2 दिन में तब्दील हुए, शायद उसमें भी कुछ इसका रद्द अमल हो और इनपुट हो। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल लॉबी अमेरिका में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। उनके तो पहिए इस वक्त चलने शुरू हो चुके थे, वो इन मोशन में हैं, और वो तो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस रास्ते से हट जाएं, उनको जो तंबी की थी उसको भूल जाएं, और आगे जैसे वो पहले बढ़ते रहे, इजराइल को खुली छूट मिलती रहे, गजा में मिले। अच्छा, और वो चलता रहा। शहरी साहिबा, आप क्या समझ रही हैं कि क्या कुछ फिर से इस तरह की महाज खुल सकता है ईरान और इसराइल के दरमियान में, फिर कोई जारहियत हो सकती है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, मुस्तकबिल करीब बहुत ही अहम और संगीन है, और इसको क्लोजली वॉच करना होगा। आई वुड बी वेरी फूलिश अगर मैं आपसे कह दूं कि जी अब जंग बंदी हो गई। जंग बंदी जब सुबह सुबह कल तस्लीम भी हो रही थी, तभी मैंने कहा था इसको अभी शादियाने ना बनाए, दिल तो करता है लेकिन ना करें, क्योंकि
इन्होंने कोई 900 से ज़्यादा इजराइल ने गजा में जंग बंदियाँ वायलेट की हैं। फिर उन्होंने लेबनान में जो जिस पर सबको बड़ा खुशी थी, जाहिर होनी भी चाहिए थी, 50 से ज़्यादा की हैं। तो ये तो 24 घंटे नहीं होने देते और अपना पेलोड फिर से ड्रॉप करना शुरू कर देते। तो आपको ये भी खदशा लग रहा है। अच्छा शहरी साहब, ये भी बताइएगा अमेरिका को किस तरह से अब आप देख रही हैं? क्या आप समझती हैं कि दुनिया में अब अमेरिका का जो असर और रसूख था वो कम हो रहा है इस एपिसोड के बाद ख़ास तौर पर, या फिर आपको लगता है कि वैसा ही है सब कुछ और इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा? देखिए, इस एपिसोड से पहले भी आपने देखा कि दुनिया अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो इक्तिसादी चेंजेस हो। ये तो एक देखिए, ये एक तारीख और ये एक हकीकत है इस वक्त, और उसमें कोई आप जितनी जंगें करें, जाहिर है वो एक बरतरफी है अमेरिका को, खास तौर से मिलिट्री में। तो जितनी जंगें करें वो मल्टीपोलैरिटी का जो ब्रॉडर ट्रेंड है, जो जनरल ग्लोबल ट्रेंड है, वो नहीं कम होगा जी। क्योंकि एक आप 5 साल 6 साल पहले आप कह सकते थे मसलन कि चीन के पास चीन ने मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, खास तौर से मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट। अब आप देखें इस छोटे से वक्त में, इतने सालों में, आधी दिहाई में उन्होंने किस तरह काया पलटी है। फिर जाहिर है रूस की भी अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो एक ये सिर्फ डिफेंस इशू नहीं है, ये एक इक्तिसादी इशू भी है। अच्छा, और क्योंकि आपका सिफारतकारी में इतना बड़ा तजर्बा है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए एक और कल बड़ी दिलचस्प एपिसोड हुई जब नेटो के सरबराह का एक टेक्स्ट मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर जारी कर दिया अमेरिकी सदर ने। सिफारतकारी जो गैर रिवायती ट्रंप कर रहे हैं और फिर इस तरह से जो कॉन्वर्सेशंस पब्लिक करना, ये सिफारतकारी के लिए क्या पैगाम है और ये क्या मुस्बत है? क्या हम नए सॉर्ट ऑफ सिफारतकारी के एरा में एंटर हो रहे हैं? जी देखिए, वो तो जंगल के शेर हैं और वो खड़े होके जो चाहें करें। उन्होंने हर हद पार कर ली है और कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। वो तो फैक्ट है, वो तो उनके वोटर ही उनको मैनेज कर सकते हैं जी, और शायद वो भी ना हो सके। जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, उनसे इसी तरह का रवैया एक्सपेक्ट किया जाता है। वेरी मर्क्यूरियल एंड सिफारतकारी तो वैसे भी देखिए, ये जिंदगी जब तक इंसानी हयात है तो सिफारतकारी छोटे ग्रुप्स हों, बड़ी जंगें हों, ममालिक हों, मैं और आप हों, ये तो चलती रहेगी। सालसी जो है ह्यूमन नेचर में, जिस तरह लड़ना भी ह्यूमन नेचर में, तो सालसी भी आपके गुड एंजल्स भी आते हैं, तो वो भी ह्यूमन नेचर का एक हिस्सा है। तो जितना भी डाउनग्रेड करने की कोशिश के फॉर्मल डिप्लोमेसी हो, it is a part of a civilized humanity to continue with that. बहुत शुक्रिया आपका शहरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ज़ाहिर है डिप्लोमेसी को तो धचका भी लगा था जब अमेरिका की तरफ से बाज़ाब्ता पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया गया कि हम 2 हफ्ते लेंगे इस बारे में फैसला करने में। फिर 24 घंटे बाद ही हमला कर दिया गया ईरान पर, लेकिन फिर डिप्लोमेसी दोबारा काम आई और अमेरिका और ईरान और इसराइल का तनाज़ा, अमेरिका की मदद और कतर की सालसी में, ज़ाहिर है डिप्लोमेसी के नतीजे में ही सीज़ फायर तक पहुंचाना। ऑल्सो उससे भी पहले एक एपिसोड आया था ना, जब बैठे हुए थे जौहरी माहिदे के ऊपर ईरान के साथ नेगोशिएट करने के लिए, बट इसराइल दरमियान में कूद गया। लेकिन अगेन द जूरी स्टिल आउट ऑन इट। क्या अमेरिका के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है या वैसे? अभी हम एक ब्रेक लेंगे, हम थोड़ी देर में आएंगे तो कुछ और खबरें जो आपसे शेयर करनी है आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। टिकटॉकर और मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ को बेदर्दी से जो कत्ल किया गया उस वाक़े की बात करते हैं, क्योंकि मुल्जिम उमर हयात काका ने मजिस्ट्रेट के सामने मुबैना तौर पर एतराफ़ जुर्म कर लिया है। ज़राए से मुतल्लिक़ ये बताते हैं कि मुल्जिम उमर हयात ने बयान दिया है कि मुलाकात करने से इनकार पर उसने सना यूसुफ को कत्ल किया। मुल्जिम ने कहा कि पहली मरतबा मुलाकात के लिए बुलाया, सारा दिन उसने इंतज़ार किया लेकिन नहीं मिली सना, और सना ने उसको वापस जाने का कहा। फिर उसने कहा कि मैंने सना की बर्थडे पर तोहफा दिया जो उसने कबूल नहीं किया। मुल्जिम ने बयान में कहा कि 2 जून को फिर सना यूसुफ ने दोबारा मुलाकात के लिए उसे बुलाया, लेकिन वो नहीं मिली और सना यूसुफ से इतनी बार मुलाकात ना होने पर गुस्सा आया और गुस्से में आकर, तैश में आकर घर जाकर उसको कत्ल कर दिया। याद रहे कि मुल्जिम ने 2 जून को इस्लामाबाद में सना यूसुफ के घर में घुसकर उसे गोलियां मारकर
कत्ल किया था। इस केस को टेस्ट केस बनाना है तो इसके लिए हुकूमत ही को आगे आना होगा। हर कोई चाहता है कि ये केस जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुँचे। अगर इस जैसे लज्जाखेज़ वाक़यात में भी मुजरिमों को इबरत की मिसाल ना बनाया जा सके तो फिर माशरे में ऐसे खौफनाक जराइम का खात्मा और कमी कैसे होगी। बेहतरी की तवक्को तो तभी की जा सकती है ना जब इंसाफ हो। इसी पे बात करते हैं। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा क्या पेशरफ्त है? हमने देखा वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात भी गए सना के घर, उनके वालिदैन से भी मिले, क्या एश्योरेंसेस दी हैं? क्या हम एक्सपेक्ट करें कि जल्द ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? अब्दुल्ला, एक तो थोड़ा सा इस केस में पेशरफ्त के हवाले से बता दें कि मुलजिम जो है 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अब जुडिशल होकर अडयाला जेल जा चुका है। एक तो उसने अपने 164 यानी इतराफ़ी बयान जो कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने यानी AC के सामने पेश करना देना होता है वो दे दिया। उसने इतराफ़ भी कर लिया कि उसने सना यूसुफ को क्यों कत्ल किया, वजह अनात क्या थी, और उसने इस चीज़ को कबूल किया है। एक तो ये सबूत आ गया है और कानूनी इसकी बड़ी इसकी हैसियत होती है। दूसरा, इसी जो रिमांड के दौरान पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद किया है। फिर साथ साथ जो इस लड़के का अपना मोबाइल था जिससे ये सना से रब्ता करता था, वो मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और साथ साथ सना यूसुफ का मोबाइल जो कि ये कत्ल के बाद फौरी तौर पर वहाँ से उठा के ले गया था, वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया। अब ये दोनों मोबाइल जो है फोरेंसिक के लिए और वो आला कत्ल वो फोरेंसिक के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जा चुके हैं ताकि इसको मैच किया जाए। जो सैंपल लिए गए थे, जो कि ब्लड वहाँ से मिला, जो खोल वहाँ से मिले, वो तमाम चीज़ें जो कानूनी इसकी एक तरीका होता है और ये एक बाज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, ये होना ज़रूरी है। अब स्पीडी ट्रायल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप जो पुराने केस हैं, सारा वाला जो केस था आपको याद होगा, हमने इसको रिपोर्ट किया था ताहाल वो भी अभी तक ट्रायल चल रहा है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। और साथ साथ जो दूसरे ज़ैद जाफर वाला केस है, नून मुकद्दम वाला, वो भी अभी तक आपको पता है कि वो अभी तक चल रहा है। अभी तक सज़ा नहीं हुई, सज़ा हुई है, प्रैक्टिकल सज़ा नहीं हुई। तो वाकई लोग भी थोड़ा सा इस हवाले से देखते हैं कि अभी तक ताहाल आउटपुट कोई नहीं है। अदालतों से सजाएं होती हैं, सजाए मौत हुई, वो अगले कोर्ट में चले गए, फिर सजाए मौत बरकरार हुई, अगले कोर्ट में चले गए, तो ये चीज़ें भी चल रही हैं और इसको सालों अब्दुल्ला हो जाते हैं। तो स्पीडी ट्रायल के हवाले से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से कि अभी तक मंतकी अंजाम तक लोगों को नहीं पहुंचाया जा सकता। आपको पता है कि इसमें हम एक हमारा प्रोग्राम है जुर्म सज़ा, उसके लिए हमने इंटरव्यू किया था, हम गए थे घर सना यूसुफ के पूरे घर का, हमने जब हालात देखे, उनके वालिदैन से हमारी बात हुई तो हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली कि जो सोशल मीडिया पर लोगों को नज़र आता है ऐसा होता नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा एक मतलब एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली लड़की जिसको बाकी इंसाफ जो है वो मीडिया के थ्रू दिया जा सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया एजाज तफसीलात देने के लिए। मेरा ख्याल अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इसको मिसाल बनाने से हुकूमती ओहदेदारान हमने देखा कि मुख्तलिफ अब्दुल्ला बता रहे थे उनके घर भी गए, जाकर ये वादा भी किया उनके लवाहिकीन से, सना के लवाहिकीन से कि इस केस को टेस्ट केस बनाएंगे। तो वाकई अमली तौर पर होता हुआ नजर भी आना चाहिए और जल्द से जल्द जो फैक्ट्स फिगर्स अब बिल्कुल आया हैं उनको मंतकी अंजाम तक। अच्छा जी, अब ये सुनिए और जो शौहर हजरात हैं ना, आप कैसे ये कर सकते हैं मुझे बताएं। मतलब आपने एक ऐसा काम किया है तो जिसका खमियाजा आपको सारी उम्र तानों की सूरत में भुगतना पड़ सकता है और बनता भी है, क्यों ना पड़े आपको ताने। हरकत ऐसी की है आपने। सुने हुआ क्या है, मोटरवे पर सफर के दौरान एक सर्विस एरिया पर रुके और आपको लोग यूजुअली अपनी चीजें भूल जाते हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी ये कहने लगी थी, अक्सर ये होता है आप चीजें भूल जाते हैं, मोबाइल भूल गए, कोई बैग छोड़ गए, कोई शॉपर था वो छोड़ गए, एक साहब अपनी बीवी छोड़ के चले गए। अब तर्जुमान मोटरवे पुलिस का बताना है इससे मुतालिक कि गुजरावाला की फैमिली गाड़ी में कराची के लिए सफर कर रही थी। ये फैमिली नमाज के लिए जड़ावाला सर्विस एरिया में रुकी, जहां पर शौहर ने अपनी नमाज पहले ख़त्म की, उसके बाद उन्होंने गाड़ी बड़े मजे से स्टार्ट की और रवाना हो गए, सफर पे रवाना हो गए और भूल गए बीवी को। 20 किलोमीटर आगे जाकर इन्हें याद आया कि इनकी बेगम भी थी साथ में। अब क्या ये शादी नई थी? अच्छा, ये होता है कि जब नया नया बच्चा हो ना आदमी का, तो वो कभी कभी स्ट्रॉलर साहब आपको बिल्कुल ही आपके जहन में ही नहीं होता कि हाँ जी एक नया ह्यूमन बीइंग भी आपके साथ अटैच्ड है, तो आप कभी जरा भूल जाते हैं। लेकिन बेगम को भूलना तो ये कोताही से बढ़ के मैं आपको बता रही हूँ अब्दुल्ला, सिर्फ ये शौहर हजरात के लिए जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिलिबरेट था, ये डिलिबरेट। ये राना अंसर हमें बताएंगे कि उसके बाद इनकी बेगम इन तक कैसे पहुंची। अंसर बताएं फिर। 20 किलोमीटर यू टर्न तो होता नहीं है, तो क्या हुआ फिर?
अब्दुल्ला, यकीनन ये बड़ी दिलचस्प और चौंका देने वाली बात है कि एक नौजवान मोटरवे रेस्ट एरिया पर अपनी बीवी को भूल गया। लेकिन मैं यहाँ इसमें एक और चौंका देने वाली बात का इजाफा कर दूं कि ये जो नौजवान हैं, इकराम चीमा जिनका नाम है, ये न्यू मैरिड कपल थे। 1 माह पहले ही इनकी शादी हुई थी और वो अपनी बीवी को भूल गए। तो आपको अब बताते हैं वाक़या ये हुआ कैसे है। ये 22 जून का वाक़या है। रात 8:35 पर तकरीबन मोटरवे पुलिस की जो हेल्पलाइन है 130, वहाँ कॉल मिलती है मोटरवे पुलिस को। और इकराम साहब बताते हैं मोटरवे पुलिस के जो अफसर हैं जिन्होंने कॉल अटेंड की कि वो अपनी बीवी को पीछे रेस्ट एरिया पर भूल आए हैं। तो कॉल अटेंड करने वाला जो ऑफिसर था वो बड़ा हैरान हुआ, उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। तो उसने दोबारा पूछा कि कैसे हो सकता है, कैसे हुआ ये वाक़या। तो उसने बताया कि ऐसे वाक़या हुआ है। तो उन्होंने कहा तो आप वापस आ जाएँ। तो उन्होंने बताया कि वो इस एरिए से वाकिफ़ नहीं है। तो मोटरवे पुलिस ने फौरी तौर पर एक टीम मूव की। जो करीबी टीम थी वो पहुंची उस रेस्ट एरिया में जहां वो खातून मौजूद थी। तो खातून सबा जो है वो करीब ही एक बेंच पर बैठी हुई थी। मोटरवे पुलिस खातून के पास पहुंची और उसे बताया और अपने मोबाइल फ़ोन से उसके शोहर इकराम से बात करवाई और फिर दूसरी टीम को इकराम के पास भेजा। मोटरवे पुलिस के अफसरान ने पूछताछ की तो कि कैसे ये वाक़या हुआ है। तो दोनों ने बताया कि उन्होंने रेस्ट एरिया में कॉफ़ी पी, वो यहाँ बैठे रहे, रेस्ट किया। उनके जो वालिद हैं इकराम के, वो गाड़ी की अगली सीट पर थे, सबा जो है वो पिछली सीट पर थी जब वो ट्रैवल उन्होंने किया। इकराम साहब जो हैं वो फ़ोन पर बिजी थे, किसी से बात कर रहे थे। उनके वालिद साथ वाली सीट पर थे। तो उनकी जो बीवी है वो गाड़ी के दूसरी तरफ खड़ी थी। तो उन्होंने ये समझा कि वो बैठ गई है सीट पर पीछे। उन्होंने पीछे देखे बगैर फ़ोन में मगन थे, वो गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे और उन्होंने गाड़ी आगे चला दी। 20 किलोमीटर तकरीबन वो जब आगे गए, क्योंकि किसी फैमिली कोई कॉलर था, उन्होंने अपने वालिद की तरफ फ़ोन किया कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। और इसी दौरान उसने पीछे मुड़कर देखे बगैर अपनी बीवी सबा को आवाज़ दी। लेकिन जब आवाज़ नहीं आई वो अपनी बीवी को भूल आया है। ताहम वापस जब इनकी मुलाकात दोबारा हुई तो एक जज्बाती मंजर था। दोनों बड़े जज्बाती अंदाज में मिले। लेकिन साथ ही जो बेगम साहबा थी उन्होंने नाराज़गी का, गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया। और जो अफसरान बताते हैं, खातून ने कहा कि कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझे भूलकर चले गए। लेकिन फिर साथ ही दोनों को ख्याल आया कि मोटरवे पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो उन्होंने मोटरवे पुलिस का फिर शुक्रिया अदा किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। शुक्र मनाएं कि आपकी बेगम ने सिर्फ गुस्से पर ही इक्तफा किया है, नहीं तो मामला यहाँ से आगे भी जा सकता था। क्योंकि गलती आपकी बड़ी संगीन थी। एक तो 2 गलतियां थी आपकी। एक तो आप फोन पे बात कर रहे थे मोटरवे के ऊपर, ठीक है, जो कि वैसे ही गलती है। और दूसरा आप अपनी बेगम को भूला है, वो भी नई नवेली दुल्हन को भूला है। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या होगा। वो बेगम को भूला है, फिर अब्बा जी क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस से साथ बैठे हुए, उन्होंने बताया बेटा तुम भूल तो आए हो, वो किसी ना किसी तरह घर पहुंच जाएगी उसके बाद जो तुम्हारे साथ होना है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा चले मैं अब जरा इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। फिर वो वापस वैसे अच्छा है कि शायद अगर आपको याद है होम अलोन, एक मूवी है बड़ी फेमस होम अलोन, ये एग्जैक्टली वैसी स्टोरी है। वो अपने बच्चे को घर भूल जाते हैं वेकेशंस पे जाते हुए। तो ये साहब अपनी बेगम को घर भूल गए। लेकिन मोटरवे पुलिस की भी हम तारीफ करेंगे कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। और क्योंकि इट कैन बी अ रियली स्केरी सिचुएशन पर्टिकुलरली फॉर विमेन। 8:30 बजे अगर आप जड़ावाला में किसी सर्विस एरिया पे रुके हुए हैं तो कोई भी खातून बहुत शदीद परेशान होगी। और अपेरेंटली ये भी पता लगा है कि उनके पास अपना फोन भी नहीं था। फोन शायद उनका गाड़ी में था या पर्स में था और पर्स गाड़ी में था। वैसे असूलन तो इसके ऊपर जुर्माना बनता है। फोन इस्तेमाल कर रहे थे साहब मोटरवे पे चलते हुए। लेकिन बेगम साहिबा आपको भी ठीक ठाक जुर्माना लगाना चाहिए अपने साहब पे ये हरकत करने पे। मेरा ख्याल है, तो मेरा ख्याल है उनके साथ जो हो गई होगी, मोटरवे पुलिस ने समझा कि चलो जिंदगी भर ये जुर्माना ही देते रहेंगे बेगम को, अभी हम जाने देते हैं। तो अभी हम भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। इमरान खान से मशवरा हुआ ना, उनकी हिदायत को खातिर में लाया गया और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आइंदा माली साल 25-26 के लिए बजट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। उनकी बहन बहुत नाखुश हैं, वो एतराफ़ कर रही हैं कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। सुनिए। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। केपीके के एमपी कहते हैं अली गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाए।
हालांकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये कहते रहे, दावे करते रहे कि जब तक खान साहब से मुशावरत नहीं होगी सूबाई बजट नहीं पेश होगा, नहीं कुछ उसके ऊपर एक्ट होगा, लेकिन फिर पेश भी हुआ और मंजूर भी हो गया। अली अमीन गंडापुर एक बार फिर पार्टी के अंदर से तनकीद की जद में हैं और इमरान खान की बहन अलीमा खान भी सख्त उनसे नाखुश हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जी उन्होंने सूबाई हुकूमत को ख़त्म करने की साजिश नाकाम बनाई है। एक साजिश जो हमारे खिलाफ की जा रही थी वो ये थी कि किसी भी वैसे तो हटा नहीं सकते, तो साजिश करके ये लोग हमारी इस हुकूमत में आईनी तौर पर बजट पास ना होकर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के गवर्नर राय लगा के इस सूबे को भी टेक ओवर कर सोच। इन्हीं मामलात को देखते हैं गौर से। हैदर शिराजी हमारे साथी हैं। हैदर बताइएगा, 11 जून को इमरान खान पैगाम देते हैं सोशल मीडिया पे कि उनकी मंजूरी या उनकी इजाज़त के बगैर बजट मंजूर ना किया जाए। उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपको क्या लगता है? बानी चेयरमैन पेट्रन इन चीफ की क्या स्ट्रैटेजी थी और अली अमीन साहब ने किन खदशात की बिना पर ये बजट मंजूर करा दिया? देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंशियल एमरजेंसी का जो अली अमीन गंडापुर ने जिक्र किया है, इसका आपको बता दूं कि गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म चैम्बर से जब निकले तो उनसे मेरी उस वक्त बात हुई है फाइनेंशियल एमरजेंसी के हवाले से। उनसे मैंने पूछा कि ये फाइनेंशियल एमरजेंसी क्या वफाक लगाने जा रहा था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इसका जिक्र करते हैं, तो मोहसिन नकवी ने साफ इनकार किया कि ऐसा कोई प्लान नहीं था। सीनियर वफाकी वज़रा की जानिब से भी ऐसा बताया गया। ये सब कहाँ हुआ? इससे कबल आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर पर जब इमरान खान हुए थे, ये 1.5-2 माह कबल की बात है, उसके बाद से अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात शुरू हुई। उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा कि अलीमा खान चूँकि इनपुट बानी PTI को देती हैं तो उनके साथ मेरी कुर्बत होनी चाहिए ताकि ये मसाइल ना बढ़ें। इस सिलसिले में जो हमने देखा कि अडियाला जेल के बाहर सीनियर रहनुमा कुछ कुर्बानियाँ दे रहे थे, वो बुनियादी तौर पर इसलिए अलीमा खान के करीब थे ताकि अलीमा खान और अली अमीन को इकट्ठा किया जाए, करीब लाया जाए और वो सीनियर रहनुमा अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तारियां या कुर्बानी के बदले इस नतीजे पर अलीमा खान को ले आए कि अलीमा खान KP हाउस पहुंची और वो अली अमीन के साथ बैठ गई। उसके बाद बानी PTI ने कहा था कि ये बजट पेश होने से कबल या बजट पास होने से पहले मुझसे मुशावरत कीजिए, लेकिन मुशावरत ना हुई। इस सिलसिले में पार्टी के अंदर सियासी कमेटी को पहले इस्तेमाल किया गया, फिर पार्लिमानी कमेटी को इस्तेमाल किया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शिबली फराज अपोजिशन लीडर हैं, इसके अलावा उमर अयूब खान, साहबजादा हामिद रज़ा, शेख वकास अकरम और अली अमीन गंडापुर समेत फैसल गंडापुर के साथ ये मुशावरत हुई। उन्होंने ये सारा प्लान बनाया कि इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि मामलात को बजट को पास किया जाए। अगर बजट पास नहीं होता तो इस सूरत में आप देखें कि जब बजट पास नहीं किया जाता तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस किसी भी हुकूमत पे नहीं होता, तो हुकूमत ख़त्म हो सकती है। पार्टी के अंदर हमारे ये सोर्स बता रहे थे कि इमरान खान चाहते थे कि बजट पास होने से कबल जिस तरह पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ कुछ बारगेन करके अपने मामला तय करती है, इसी तरह ये IMF के वफूद के साथ, वर्ल्ड बैंक के वफूद के साथ, दीगर अहदेदारों के साथ मिलकर हम कुछ ऐसी बातचीत करें ताकि पार्टी के लिए कुछ फ़वायद हासिल किए जा सकें। लेकिन फौरी तौर पर जिस तरह बजट पास तो हुआ, ऐसा क्यों ना हुआ? खान साहब से मुशावरत भी नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? और अगर खान साहब ने कोई पहले से इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी तो वो क्यों नहीं हो सका उसके ऊपर अमल दरामद? देखिए, मुजम्मिल असलम अली अमीन गंडापुर के हमरा बाबर सलीम सवाती जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हैं उनसे मिले और कहा कि खान साहब ने कहा है बजट पेश कर दें। हालांकि दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ ही अलीमा खान ने ट्वीट में वाज़े तौर पर लिखा था कि बानी की हदायत हैं कि मुझसे मुशावरत की जाए। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने, हमारे सोर्स बता रहे हैं, स्पीकर सूबाई असेंबली को कहा कि अगर ये मामलात आगे ना बढ़े तो बानी ने कह दिया है कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। स्पीकर सूबाई असेंबली ने जब ये सुना, उन्होंने कहा कि बानी की कोई हदायत आती है मैं उसका जायज़ा लेता हूँ। तो उन्होंने पार्टी के सीनियर रहनुमा जो दावा कर रहे हैं, सीनियर और संजीदा आइनी ओहदों पर मौजूद अफराद ये कह रहे हैं कि बाबर सलीम सवाती ने जिस वक्त मालूमात हासिल की तो बानी ने तहरीक अदम एतमाद की कोई स्पीकर के खिलाफ बात नहीं की थी, तो ये चीज़ें बढ़ी और उसके बाद उन्होंने बजट पास करवाने का फैसला किया। और ये बजट इस तरह पास हुआ कि जो बैरिस्टर गौहर हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझे तो मालूमात ही नहीं मिली। ये इंटरेस्टिंग है कि बैरिस्टर गौहर को भी नहीं मालूम।
के बजट पास हो गया, इसीलिए वो चेयरमैन चाहते थे कि जल्द अज जल्द, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सी बातें हैं उनको नहीं मालूम। थैंक यू सर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव राइट नाउ। ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और सीज फायर हुआ, जंगबंदी हुई ईरान इसराइल के दरमियान, उसके बाद खिलाफ वर्जी भी हुई। इसराइल ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया, ईरान ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया। सदर ट्रंप ने दोनों पर इल्ज़ाम लगाया, दोनों से नाराज़ हुए, लेकिन उन्होंने इसराइल पर ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उन्होंने तो हदी कर दी और वो सख्त नाला हैं, बहुत नाखुश हैं। ये टर्म इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा शर्मिंदा किया मुझे इसराइल ने। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट मामला है वो ये है कि जौहरी हथियार या जौहरी अहदाफ जो अमेरिका ने मुतासर करने का या डिस्ट्रॉय करने का दावा किया था ईरान के अंदर, उससे मुतल्लिक स्टेटस क्या है? बड़ी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। उस पे अमेरिकी मीडिया में बहुत बहस चल रही है, जिसे सदर ट्रंप जाली खबरें, फेक न्यूज़ करार दे रहे हैं। लेकिन खित्ते की सूरत हाल आगे क्या बनेगी? क्या ईरान के लिए आने वाला वक्त और ज़्यादा सख्तियाँ लेकर आएगा या मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ नरमी हो सकती है, कुछ रिलीफ हो सकता है? चेयरमैन सेनेट उमूर खारजा कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने वक्त दिया। इरफान साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म के भी राब्ते हो रहे हैं, कल से बड़ी अहम दीगर शख्सियात से उनके टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, क्या बातें डिस्कस हो रही हैं? दीगर मुल्कों का भी किरदार है, पाकिस्तान का स्टांस ईरान को लेकर पहले दिन से वाज़े है। क्या लग रहा है, यहाँ से मामलात आगे जाएंगे या ये सीज़ फायर अभी टेम्परेरी लग रहा है पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और अलीना। मामला ये है कि सूरत हाल, पहले तो आप जानते हैं कि भारत ने जो हम पे हमला किया और हमने उसका जो दिफा किया और एक मौसर जवाब दिया, वो एक बड़ी डेवलपमेंट थी हमारे लिए और हमें चौकन्ना होना पड़ा। और उसके फौरन बाद जो ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया, तो जंग एक नए अंदाज से हमारी दहलीज पे आ बैठी, हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस पे आ बैठी और एक ऐसे मुल्क में आ बैठी जो इस्लामी मुल्क है, जिसके साथ हमारे बड़े करीबी रिश्ते हैं और जिसके साथ हमारी हमसायगी है। तो गोया खित्ता जो है वो बिल्कुल एक आतिशफशां बन गया। और अब्दुल्ला, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए पैदा होती चली गई मुसलसल जी, वो ये है कि हम अमेरिका के साथ भी आप देखते हैं कि ताल्लुकात के अंदर एक बेहतरी की सूरत हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जो बड़ी एक वेलकम साइन है। हमने तायद की या हिमायत की या प्रपोज किया कि उन्हें नोबेल इनाम भी मिलना चाहिए। वो भी हम वहाँ भी बिगाड़ नहीं पैदा करना चाहते थे। ईरान के साथ हमारा एक ताल्लुक रिश्ता है, वहाँ भी हमें एक स्टैंड लेना पड़ा जो हमने लिया, बड़ा जैनुइन अखलाकी और सियासी और सफारती हिमायत के हवाले से लिया। उसके बाद फिर मजीद कॉम्प्लिकेशन ये पैदा हो गई कि जो कतर पे जो तनसीबात थी अमेरिका की, वहाँ पे हमला हुआ। तो अब हम एक बिल्कुल तनी रस्सी पे चल रहे थे कि कतर के ऊपर हमले की हिमायत भी नहीं कर सकते, ईरान से बिगाड़ नहीं पैदा कर सकते, कतर से नहीं कर सकते, सऊदी अरब में एक हलचल पैदा हो गई, पासपोर्ट के दूसरे मुल्कों में पैदा हो गई, यूएई के अंदर पैदा हो गई। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल थी। लेकिन हमारी हुकूमत ने, हमारी वजारत खारजा ने, हमारे तमाम जो मुतल्लका इदारे हैं, कौमी सलामती कौंसिल ने इसको बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है हैंडल किया है इस सारी सिचुएशन को। अब हमारा जो बुनियादी नुक्ता यही है कि वो जारहियत नहीं होनी चाहिए और किसी भी मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी जो है उसको मफलूज नहीं करना चाहिए। मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखा अब्दुल्ला और तलीना के इस तरह चुन चुन के जो शख्सियात हैं, वो साइंसदान हैं या सियासतदान हैं, वो एक मुहिम के तौर पर, एक मंसूबे के तौर पर कत्ल किए जाते रहे हों और वहाँ के जो सरबराह रियासत हैं किसी भी आईनी तरीके से उनका नाम लेके कहा गया हो कि अब हम उनको कत्ल करने जा रहे हैं। तो एनी हाउ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कि वो वेलकम तो हमने उसे किया है और सारे ही ममालिक ने किया है, मुतसरा ममालिक ने भी किया है। ठीक है, अपने अपने तौर पे सब ये दावे करें कि जी हम कामयाब रहे हैं या नहीं रहे हैं, जश्न मनाएं। बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और हम अमन के लिए कोशां हैं और हमें तवक्को ये है। सदर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सी बातों से इख्तलाफ के बावजूद ये एक अच्छा साइन है, वेलकम साइन है
कि वो जंग से गुरेज करना चाहते हैं और जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर अमेरिका जंग से गुरेज करना चाहता है तो मेरा ख्याल है कि मामलात मुझे यूं लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगरचे इस सारे मामले के अंदर जो इसराइल है और उसका भारत के साथ जो ताज़ा तरीन गठजोड़ सामने आया है, ये एक अलार्मिंग चीज है जिसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। जी अच्छा, इसके लिए इरफान सिद्दीकी साहब हम क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हमने मजीद अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली की है या हम जिस तरह से बढ़ रहे थे हमने वही स्टेटस को बरकरार रखा है? मेरा ख्याल ये है अलीना कि हमें कहीं पे कोई ऐसा नहीं लगा कि हमने कोई गलत हिकमत अमली अपनाई है या हमने कोई गलत रास्ता चुन लिया है। माजी में ऐसा होता रहा है कि किसी खास मौके पे हम एक ऐसे रुख पे चल पड़े जो नापसंदीदा निकला, जिसके नतायज अच्छे न निकले। अब ये जो मामलात रहे हैं भारत के पाकिस्तान पे हमले के बाद से लेके अब तक, खित्ते की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, अमेरिका के हवाले से, इसराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से, दूसरे ममालिक के हवाले से जो पॉलिसी हमारी बनी है, रही है, एक बड़ी तनी रस्सी पे हम चल रहे हैं और तनी रस्सी पे बड़ी इस्तकामत से चल रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा पहलू ये है कि कहीं मुल्क के अंदर इस पॉलिसी पे इख्तलाफी राय कोई नहीं है। अवाम भी इसके साथ हैं, इस पॉलिसी के साथ, इंटेलेक्चुअल साथ हैं, मीडिया साथ है, पार्लियामेंट साथ है। तो गोया ये एक हमारी बड़ी मौसर कौमी हिकमत अमली है जिस पे हम अब तक चल रहे हैं और मुझे नहीं लगा कि कहीं पे हमें इसको छोड़ के कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ था, मीटिंग भी हुई थी और जाहिर है जो हालिया तनाज़ा है हमारे हमसाए का, उस पर तो हमारी जो राय, हमारा जो मौक़िफ़, हमारी जो पॉलिसी थी वो तो वाज़ेह है। लेकिन अभी आपने खुद ही जिक्र किया इसराइल इंडिया गठजोड़ का, और आपको पता ही है नरेंद्र मोदी बड़े इंस्पायर्ड हैं नेतन्याहू साहब से, और हमारे यहाँ तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी उन्हें सस्ती कॉपी भी करार दे चुके हैं। अब जिस तरह से वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ करते रहे हैं ईरान में, जो हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, आर वी कंसर्न्ड, आर वी प्रिपेयर्ड? हमने अपनी हिकमत अमली हमारी सही है या उसमें कुछ तब्दीली करना शुरू कर दी है? हम इसको किस तरह से टैकल करने का इरादा रखते हैं, उसकी क्या तैयारी है हमारी? अब्दुल्ला, मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपसे कि हमें अपनी मौजूदा पॉलिसी जो है उसमें कोई झोल ऐसा नजर नहीं आता। देखें, भारत के हवाले से कभी हमें कोई खुशफहमी नहीं रही, लिहाजा भारत अगर एक्सपोज हुआ वो पहले भी हम पे सर दिफाई एतबार से वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन मोर चैलेंजिंग सिचुएशंस, क्योंकि भारत तो आपको पता है उन्होंने तो सिर्फ, हम तो सीज फायर कहते हैं, वो तो पॉज कहते हैं इसको। ऑफ कोर्स अब्दुल्ला, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहने वाला था आपसे कि ये जंगें बहुत तवील जंगें नहीं रही हैं। हमारी जंग कोई 5 दिन की रही है, ये जंग कोई 12 दिन की रही है, लेकिन ये 12 और 5 17 दिन जो हैं ये बहुत से छोटे छोटे सबक छोड़ गए हैं। ईरान को ये सबक मिला है, माजी में हमें इस पे हमारा थोड़ा सा हमें दिलशिकनी होती थी कि ईरान के रुझानात बाज़ औक़ात हमने भारत की तरफ देखे, अब वो ईरान पे वाज़ेह हो गया कि भारत क्या कर रहा है। ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी बात यह है कि हमें ये मालूम हो गया और दुनिया को भी मालूम हो गया, वो जो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि ताकत जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि जब हमने 1998 में धमाके किए, मैं उन दिनों ऐवान सदर में होता था सदर रफीक तार मरहूम के साथ, तो मुझे बहुत सी डेवलपमेंट का पता है। बाद में भी नवाज शरीफ साहब ने भी मुझे बताया कि जब ये धमाकों का मसला आया तो इवन मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह थे उनमें भी यकसुई नहीं थी जी। उनमें भी ये राय मौजूद थी कि सर हमें गुरेज करना चाहिए और कोई और रास्ता चुनना चाहिए। तो लेकिन आज कोई दो राय नहीं है, आज एक राय बन गई है कि हमने, हमारे लीडर्स ने, हमारी सियासी क़यादत ने, हमारी फौजी क़यादत ने बहुत अच्छा फैसला किया था। ठीक है। तो जो आप प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं वो जरूरी है। अभी हालिया बजट में भी हम माली मुश्किलात हमारी जानते हैं, लेकिन हमने हद्दुल मक़दूर कोशिश की है कि अपनी मुसल्लह अफवाज के दिफाई बजट में इजाफा किया जाए। इरफान साहब, इसके साथ साथ ये बताएं कि अभी ये जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ मुतज़ाद इत्तलात भी आ रही हैं, एक अमेरिका के अंदर भी बहस छिड़ी हुई है, फिर ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बैनुल-अक़वामी एजेंसी हो या फिर मुख्तलिफ मीडिया जो आज़ाद मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान हमेशा इस मामले के ऊपर बड़ा मोहतात रहा है। आपके ख्याल में
आगे मुस्तकबिल करीब में आप क्या कोई मुआहिदा होते हुए देखते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसकी हैयत क्या हो सकती है? पाकिस्तान उससे मुतल्लिक फिर क्या हिकमत अमली ले सकता है या होनी चाहिए? इसके अलीना बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। जहाँ तक अब इस बहस का ताल्लुक है कि एक अफसूदा यूरेनियम की बड़ी मिकदार मौजूद है ईरान के पास, इसको रूल आउट इसलिए नहीं किया जा सकता कि ईरान पे हमला अचानक नहीं हुआ है। इस हमले के बारे में बहुत पहले से धमकियां आ रही थी कि जी ठीक हो जाओ, हम ये करने वाले हैं, 2 महीने दे दिए। तो जब किसी को इस तरह से कहा जाता है तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि अपने जो असासे हैं उनको जंग से महफूज रखने की कोशिश करे, और ईरान ने की होगी। दूसरी बड़ी उसूली बात है कि या तो वो सारी दुनिया एक पॉलिसी पे अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले बैठे और फैसले करे कि जी जो हो गया, आइंदा कोई एटम बम नहीं बनाएगा। अब अगर इसराइल जो है वो किसी मुआहदे पे आदमी पे दस्तखत किए बगैर 80 या 90 के करीब एटमी हथियार लिए बैठा है, तो किसी दूसरे मुल्क को आप ये कह देना जी कि तुम यूरेनियम अफसूदा कर रहे हो, और तो वो तो ये वही पुराने ज़माने के बेड़िए और मेंढे वाली बात हो जाती है। तो ये एक टेंशन तो मौजूद रहेगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ईरान का आसानी से दस्तकश हो जाना मुझे दिखाई नहीं देता, और दूसरी तरफ भी मुझे दिखाई नहीं देता है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर ट्रंप साहब मौजूदा पॉलिसी पे गामजन रहते हैं कि जंग नहीं करनी और मामलात को ठंडा रखना है, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, ईरान की जिस तरह हमने सफारती और मोरल सपोर्ट की है इस सारे तनाज़े में, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, हम राबता भी रहा वज़ीर आज़म का, ईरानी सदर से मुतअद्दिद बार राबता हुआ, वज़ारत ख़ारिजा की सतह पे भी राबते रहे। हमने देखा है माजी में ईरान का झुकाव भारत की तरफ था, उनकी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप भी है चाबहार में बंदरगाह पे। फिर हमारे भी ताल्लुकात ईरान के साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स का शिकार होते रहे हैं। आपको लगता है कि ऑल्दो तारीखी हमारे ताल्लुकात बड़े ही शानदार रहे हैं ईरान के साथ, जब से पाकिस्तान वजूद में आया, पर्टिकुलरली उस वक्त की बात करें, इस नई रिजीम, मतलब नॉट सो नई, मतलब इस रिजीम के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी एक नया मोड़ आया है ईरान के, और जिस तरह उन्होंने देखा है कि एज कम्पेयर टू इंडिया वी वर देयर स्टैंडिंग बाय साइड विद देम, सो हम आगे बेहतरी और डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें। जी, ये मेरा ख्याल है अब्दुल्ला कि हमारी सोच या हमारी हिकमत अमली तो वही है ईरान के हवाले से जो माजी में भी रही है, लेकिन ईरान के अंदर यकीनन एक नया मोड़ आया है और आना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि जब कोई आजमाइश पड़ती है तो कोई आफत तो टूटती यार, अब दोस्तों का शुमार कर लेते। तो जब कोई आफत आती है, मुसीबत और मुश्किल आती है, तो दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाती है। ये पहचान हमारे यहाँ तो बहुत पहले से थी कि भारत क्या चाहता है, हमारे बारे में क्या चाहता है और ईरान के बारे में क्या चाहता है, लेकिन ईरान के यहाँ बिल्कुल आपने भी दोस्त कहा और मैं इससे पहले इशारा कर चुका हूँ कि उसका झुकाव रहा है बड़ा वाज़े तौर पे, चाबहार के अलावा भी बहुत से मामलात ऐसे हैं। तो अब ईरान ने यकीनन एक नई सोच वहाँ पैदा हुई होगी, और ईरान अपने दोस्तों और अपने वाज़े खुले दुश्मनों का यकीनन एक जायचा तैयार करेगा और उसकी सोच में तब्दीली आएगी। और मैं समझता हूँ बहुत से पहलुओं से अब्दुल्ला, ये बड़ा तफसीली मौजू है, आपका वक्त बड़ा महदूद होता है। मैं समझता हूँ कि ये 2 छोटी जंगें बड़ी जंगों से ज्यादा नतायज मुरतब करके जा रही हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान ही नहीं, इसराइल को भी एक सबक मिला है। इसराइल नहीं समझता था कि उसकी इमारतें गिरेंगी, उसके बंदे मरेंगे, सड़कों के ऊपर जख्मी होंगे। ईरान वल्नरेबल नहीं था, अपने आप को समझता। अब उसे भी खबर हो गई है कि जनाब इस दुनिया में हमारे ऊपर भी कोई राकेट गिर सकता है, मिसाइल गिर सकता है, और हमें भी बड़ी अच्छी आपने बात की कि ईरान भी अपने दोस्तों दुश्मनों का दोबारा से असर नौ जायज़ा लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो जो अफजूदा शुदा यूरेनियम की बात हो रही है या इनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है, जो पहले भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं थी कि 2 किलोग्राम या इससे ज़्यादा मवाद मौजूद है ईरान के पास। अब अमरीकी मीडिया ये इसरार कर रहा है, कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सतही तौर पे तो सर्टनली नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान की एटमी बम बनाने की सलाहियत मुतासर
उस तरह से नहीं हुई है। मुतासिर ज़रूर हुई है, तबाह नहीं हुई है। सो जहां सदर ट्रंप का ये इसरार है कि हमने ये तबाह कर दिया है सिलसिला सारा, खत्म कर दिया, क्योंकि बार बार जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बाद अमेरिका और अमेरिकी इंतजामिया ये दावा कर रही थी और इसराइल भी खत्म कर दिया, और इसराइल भी कि हमने एक जो हदफ था हमारा बड़ा हासिल कर लिया, जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना, जौहरी प्रोग्राम खत्म करना, वो हमने अचीव कर लिया है। डॉक्टर मंसूर अमेरिका में ही मुतजाद इत्तलात चल रही हैं और गालिबन अमेरिकी टीवी CNN ने इसका दावा किया है कि उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना ट्रंप इंतजामिया दावा कर रही है। लेकिन ट्रंप जो है वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर CNN को फेक करा दे रहे हैं, उसकी न्यूज को फेक करा दे रहे हैं और उसको और भी दीगर इदारों को सर्टेनली और खबरसां इदारों को आगे चल के तखमीना लगेगा कि एग्जैक्टली। डॉक्टर मंसूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं ऑस्ट्रेलिया से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम आपकी मदद से ये समझना चाहते हैं, जाहिर है ईरान को कल तो नहीं पता लगा था कि उन पे हमला हो सकता है, ऐसा माहौल था, उनकी ये साइट्स दुनिया से ढकी छुपी भी नहीं थी, ज़ेर ज़मीन ज़रूर थी। क्या लगता है आपको, जो अमेरिकी मीडिया शक का इजहार कर रहा है कि मुतासिर ज़रूर हुआ होगा, शायद चंद महीने पीछे चला गया होगा प्रोग्राम, लेकिन ईरान का एटमी प्रोग्राम कोई तबाह नहीं हो गया इन हमलों के नतीजे में? ईरान की एटमी तनसीबात पे जो हमले हुए हैं उसके अंदर जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इस्फहान की साइड पे हुआ है, क्योंकि वो तनसीबात ज़्यादातर ऑन ग्राउंड थी, ओवर ग्राउंड थी, जहाँ पे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस प्रोड्यूस की जाती है, जो कि यूरेनियम अफजरदगी का फीड मटेरियल है। जो यूरेनियम अफजरदगी के 2 प्लांट थे वो अंडरग्राउंड थे, पहाड़ों के अंदर, और उसके ऊपर मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, लेकिन एक और ताज़ा तरीन जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की लीक शुदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो नुकसान है उसका अंदाज़ा सही तौर पे नहीं लगाया जा सकता। मेन एंट्रेंसेस को नुकसान हुआ है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूजेस के कैस्केड्स थे वो काफ़ी गहराई पर थे, और अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कि तबाह हो भी गए हैं, किसी हद तक उनको नुकसान हुआ है, तो ईरान के पास कैपेसिटी है कि वो किसी तीसरी मुकाम पे, खुफिया मुकाम पे सेंट्रीफ्यूजेस को इशारा दिया भी जा रहा था कि देयर इज अनदर फैसिलिटी एज़ वेल। जी, और ईरान ने 400 किलोग्राम जो 60% अफजरदा यूरेनियम था उसको वहाँ से पहले ही मुंतकिल कर दिया था एक और महफूज मुकाम पे, और 400 किलोग्राम 60% अफजरदा यूरेनियम जो है वो 9 से 10 एटमी डिवाइसेस के लिए काफ़ी है, यानी कि वो वेपन ग्रेड लेवल पे 180 या 200 किलोग्राम। तो जरा हमें समझाएंगे आप, हाउ इजी इज इट टू मूव इट, मतलब ये कितना हजम के, क्या हम अगर नीले रंग का ड्रम अगर आपने पाकिस्तान में देखा हो उसको अगर गेज बना लें तो कितने ड्रम्स में जो केमिकल ड्रम होता है हमारा, कितने ड्रम्स में ये आ जाता है, या टैंकर में आता है या कंटेनर में आता है? इसको आसान कर लेते हैं। हम देख रहे थे कुछ फुटेजेस के, कुछ ट्रक्स आए हैं जो कि फोर्दो की साइड से मुंतकिल किए उन्होंने, ये जो सारा यूरेनियम था, क्या इस तरह से आसानी से हो जाता है? कितना वक्त दरकार होता है? जी हाँ, वो तो सिलेंडर्स के अंदर मूवमेंट उसकी की जाती है, अफजरदगी से पहले भी, अफजरदगी के बाद भी, और अफजरदा यूरेनियम जो है वो गैस की शक्ल में होता है। नेचुरल यूरेनियम भी गैसियस फॉर्म में जाता है, उसके बाद भी वो गैस की शक्ल में होता है, और फिर वो इस्फहान के प्लांट पे वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसको मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है वो ये है कि ईरान ने अगरचे अफजरदा यूरेनियम की 400 किलोग्राम प्रोडक्शन कर ली है 60% तक, लेकिन ये उसको एटम बम बनाने की सलाहियत के लिए काफ़ी नहीं है, और उसके लिए उनको वेपन डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, उसको ट्रिगर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत सी चीज़ें, एक्सप्लोसिव लेंसेज हैं, न्यूट्रॉन सोर्स है, ट्रिगरिंग सर्किट्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको प्रिसाइज टॉलरेंसेस पे मशीन करनी पड़ेंगी और फिर उसको टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताएं मंसूर साहब, एक अच्छा प्रिसिजन के साथ बनाने के लिए कितना आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, कितना अरसा लग सकता है? और अगर एक और इस तरह इस्तेमाल होती है डर्टी बॉम्ब, अगर वो बनाते हैं तो उसके लिए कितना वक्त लग सकता है? देखिए, डर्टी बॉम्ब के हवाले से कंफ्यूजन है। डर्टी बॉम्ब जो है वो एटमी डिवाइस नहीं होती है, वो रेडियो एक्टिव डिवाइस होती है। सिंपल जो बॉम्ब, जो हिरोशिमा का बॉम्ब है, वो गन टाइप डिवाइस है, वो ईरान बहुत जल्दी कर सकता है, लेकिन उसके प्रॉब्लम ये है कि उसमें ईरान को 60 किलो या 70 किलो वेपन ग्रेड एनरिच यूरेनियम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो इतना हुजम में बड़ा होगा कि उसको डिलीवर नहीं कर पाएगा।
अगर डिलीवरेबल डिवाइस बनानी है तो उसके लिए इम्प्लोजन डिवाइस बनानी पड़ेगी, उसको मिनिएचराइज करना पड़ेगा ताकि मिसाइल के पेलोड के ऊपर वो मेट हो सके या क्रूज मिसाइल पे ले जाया जा सके। डॉक्टर साहब, उसके लिए 90% यूरेनियम 60 से 90% होने में कितना वक्त लगता है? और जहां हमें आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर 90% तक एनरिच कर भी लें, जो कि एटम बम के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो उसके बावजूद भी इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं उसको पेलोड की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए कि दैट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, प्रॉब्ली इयर्स, उसको वेपनाइज करने में। देखिए, ये तीन स्टेजेस होती हैं एटमी सलाहियत हासिल करने की। पहली स्टेज जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को मास्टर करना है ताकि एटमी ईंधन, एटम बम के लिए जिसको फिसाइल मटेरियल कहते हैं, उसे प्रोड्यूस किया जाए। इसके साथ एटम बम के डिज़ाइन पे और उसके ट्रिगर मैकेनिज्म पे काम करना ज़रूरी होता है। और तीसरा डिलीवरी सिस्टम है। ईरान के हवाले से ये खदशा जाहिर किया गया है कि 2004 तक उन्होंने कोई खुफिया प्रोग्राम अपना वेपनाइजेशन का उस पर काम किया था और उसके बाद वो प्रोग्राम बंद हो गया था। अब हमें ये नहीं पता कि उन्होंने सीक्रेटली इस पर कितना काम किया है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान ने 1983 में पहला कोल टेस्ट किया था और 1995 में तक 24 से ज़्यादा कोल टेस्ट किए थे और उसमें 5 से 6 डिज़ाइन तैयार किए गए थे जो कि फिर मई 1998 में हॉट टेस्ट किए थे। और उसके अंदर ऐसे डिज़ाइन भी थे जो कि हवाई जहाज़ों से डिलीवर कर सकें और ऐसे भी थे जो कि मिसाइल से डिलीवर किए जा सके। तो इस टेस्टिंग प्रोसेस के बगैर कोई मुल्क भी डिलीवरेबल इम्प्लोजन डिवाइस जो है उसको नहीं कर सकता। यानी मंसूर साहब, आप सादा अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि इसराइल का ये जो दावा था कि हमें ख़त्म कर सकता है ईरान अपने बम से, और ईरान अब पहुंचा कि तब पहुंचा, तो ऐसा कोई बम बनाना हफ्तों या दिनों या महीनों की भी इस वक्त नहीं होती बात जो ईरान से इसराइल तक इतनी दूर तक पहुँच सके। देखिए, जो हिरोशिमा का बॉम्ब था वो बड़ा सादा बॉम्ब था, गन टाइप डिवाइस थी, लेकिन उसके लिए 60 से 70 किलोग्राम उन्हें वेपन ग्रेड एनरिच यूरेनियम इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता एक रवायती फाइटर एयरक्राफ्ट से या मिसाइल से। तो ये जो इसराइल का ये दावा था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि उसको थ्रेटन कर सकता है विद ए न्यूक्लियर अटैक, तो उसकी तो एक तो ईरान के पास वेपन नहीं है, एटम बम ईरान अभी तक नहीं बना सका, ना उसका कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसके बारे में कहा जा सके कि वो काफ़ी उसने एडवांसमेंट की हो। और IAEA की डायरेक्टर जनरल ने भी ये कहा है कि कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं। अच्छा मंसूर साहब, एक चीज़ और जल्दी से बताइएगा, ये जो हमारे सामने पिक्चर्स आई हैं, कुछ सैटेलाइट इमेजेस जिसमें बताया गया कि कितना नुकसान हुआ है, आपने जब उनको स्टडी किया तो आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है? क्या जो रेडिएशन है वो इतनी ज़्यादा है जिससे तखमीना लगाया जा सके? रेडिएशन तो बताया जा रहा है फैली ही नहीं, सो हम उससे क्या असेस करें? उसे क्या असेस, आपकी इंडिविजुअल असेसमेंट? देखिए, रेडिएशन तो यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम से या इवन अफजलदा यूरेनियम से रेडिएशन का खदशा नहीं होता। वो अगर एटमी पावर प्लांट पे अटैक हो जहाँ पे प्लूटोनियम हो स्पेंट फ्यूल के अंदर, वहाँ से रेडियो तापकारी का खदशा होता है। That's a very important point, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर साहब सब लोग इसी बात पे बहस कर रहे थे कि इसी बात पे इस आर्ग्यूमेंट को बेस कर रहे थे कि यूरेनियम इन्होंने यहाँ से मूव कर दिया क्योंकि तापकारी नहीं फैली। सो अगर यूरेनियम तबाह भी होता तो तापकारी ना फैलती। नहीं, उससे तापकारी का उसका कोई खदशा नहीं। That's very important. अगर प्लूटोनियम होता तो फिर तापकारी का बहुत ज्यादा खतरा था। एंड ये प्लूटोनियम मतलब ये भी क्या असलहा वेपन बनाने में इस्तेमाल होता है? जी, ये भी 2 किस्म के फिसाइल मटेरियल्स हैं जो कि एटम बम में इस्तेमाल होते हैं। एक अफजलदा यूरेनियम है वेपन ग्रेड और एक प्लूटोनियम है, और प्लूटोनियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जी प्लीज कंप्लीट योर थॉट। लेकिन जो प्लूटोनियम बॉम्ब्स हैं उनका एडवांटेज ये होता है कि वो 5 गुना कम मिकदार में उसी डिवाइस के लिए दरकार है जिसके लिए आप अफजलदा यूरेनियम यूज करेंगे। तो प्लूटोनियम ये यूरेनियम से ही अखज़ किया जा सकता है या दिस इज अनदर मटेरियल ऑल टुगेदर? जब यूरेनियम को रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नेचुरल यूरेनियम है या एनरिच यूरेनियम है, तो उसका एक हिस्सा जो है वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है इन द नॉर्मल फिशन प्रोसेस, और उसको फिर केमिकली सेपरेट किया जाता है रीप्रोसेसिंग प्लांट। So usually the countries who have nuclear powers, they also use plutonium as an ingredient of their atomic weapons.
यस, और जितने भी एटमी सलाहियत के एटमी हथियारों वाले ममालिक हैं, न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, उन्होंने यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम के साथ प्लूटोनियम से भी हथियार बनाए, क्योंकि प्लूटोनियम का एडवांटेज ये होता है कि वो हल्के लेकिन ज़्यादा ताकतवर और कम हुजम के हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर आपने टैक्टिकल वेपन बनाने हैं, थर्मोन्यूक्लियर बनाने हैं, क्रूज मिसाइल्स के लिए बनाने हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, तो मिनिएचराइज करने में प्लूटोनियम में बहुत आसानी होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंसूर अहमद साहब थे, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव उन्होंने हमें बातें की, क्योंकि बहुत केओस है और बहुत सारी दावे हैं जो इससे मुताल्लिक हो रहे हैं, बट इट्स गुड टू हैव क्लैरिटी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक अफसोसनाक खबर, 27 फरवरी 2019 को भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले पाक फ़ौज के मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह जनूबी वज़ीरिस्तान में ख़वारिज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश कर गए हैं। ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में सरगर्म 11 ख़वारिज हलाक हुए, 7 ज़ख्मी हुए। इसकी मज़ीद तफसील भी आ रही है। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मुईज़ अब्बास शाह और लांस नायक जिब्रानुल्लाह शहीद हुए। 5 साल पहले शहीद मेजर मुईज़ अब्बास ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए अभिनंदन की गिरफ्तारी की तफसीलात भी बताई थी। सुनिए। सर, माय नेम इज़ मेजर मोइज़ एंड आई एम फ्रॉम स्पेशल सर्विस ग्रुप। सर, अच्छा, तो मेजर मोइज़ साहब ज़रा बताएंगे कि अभिनंदन के साथ आपका क्या आमना सामना हुआ और उसने सरेंडर कैसे किया? सर, आपको जैसे आप देख रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेरेन है और इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये टाइम बाउंड होते हैं, इसलिए हमने इसको जल्द अज जल्द दैट पायलट को हमने कैप्चर करना था और हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम उसको ज़िंदा पकड़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडियन मीडिया कितना गैर जिम्मेदार है। अगर वो मर जाता तो वो ये क्लेम करता है कि ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मर गया था और यहाँ पर लाया गया है। इस वजह से जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर मॉब ऑलरेडी काफ़ी चार्ज था, क्योंकि पूरा साल यहाँ पर सीज़ फायर वायलेशंस होती रहती हैं और इस वजह से यहाँ के लोकल्स का काफ़ी जानी माली नुकसान होता रहता है। इस वजह से काफ़ी लोगों का सेंटिमेंट हाई था। तो जो पायलट था वो फायर कर रहा था ताकि वो लोगों को अपने से दूर रख सके, और जैसे ही हम करीब पहुंचे, हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। एक टीम मेरी थी, एक कैप्टन हसीब की टीम थी। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे और हमने उसको सरेंडर करने को कहा तो उसने यूनिफॉर्म देखते हुए उसने पिस्टल फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए, और हमारे एक लड़के ने उसको जाके पकड़ लिया और सिविलियंस और मॉब उसके ऊपर टूट पड़े और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मेरा रैंक देखते ही बोला कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981 अभिनंदन वर्तमान एंड आई सरेंडर, प्लीज़ सेव मी। तो उसके पेश नज़र ये इट वाज नाउ माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि उसने सरेंडर कर दिया है एंड ही इज़ ऑफिसर। उसने पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म देखी और उसने सरेंडर कर दिया? जी, सरेंडर कर दिया। जैसे उसने सरेंडर किया तो अब सिनेरियो चेंज हो गया था, और उसके हिसाब से मैंने लोकेशन अपनी साइट पे देखते हुए उसके हिसाब से मैंने फैसला किया। इट वाज माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि भाई मैं इसको ऑफिसर्स के हिसाब से उसके हकूक़ और जो भी हैं OPOW के हकूक़ उसको दूँ। अच्छा अब्दुल्ला, ये मुल्क का असासा, ये जवान हमारे जब शहीद होते हैं यकीनन दिल अफसरदा तो होता है, लेकिन क्या ज़बरदस्त इनकी खिदमात हैं, क्या जुर्रत है और क्या काम करते हुए शहीद हुए हैं। इतना बड़ा जिगर, इतना सर हमारा फ़ख्र से बुलंद करते हैं ये लोग। क्या है, ज़ाहिर है, short of words sometimes. We do, and but at the same time a loss is a loss. Certainly ये वतन की खातिर अब अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करना, इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि you know they strive for it, they want this. जज्बा is a very important word. इससे बड़ा रुतबा होता भी नहीं है हमारा। तो आपको पता ही है हमारे मज़हब में, हमारे दीन में जो शहादत का रुतबा है वो तो किसी का नहीं है। हमारी तो माएँ और हमारे तो जवान अपनी शहादत के लिए ख़ुद दुआएँ करते हैं। और जो शहीद के वालिदैन होते हैं उनकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन उनका सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि उन्हें शहीद के वालिदैन होने का एजाज़ हासिल हुआ है। We get goosebumps, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी। सलाम है मेजर साहब आपको। अल्लाह ताला आप के वालिदैन, आपकी जो फैमिली है उनके लिए आसानियों का एहतमाम करें, और पाकिस्तान की इसी तरह हिफाजत अल्लाह ताला भी करे, और आप लोग तो इसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर ही रहे हैं। सो ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर में।
भाई आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ज़ुहरान ममदानी का न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने का इम्कान मज़ीद रोशन हो गया है। न्यूयॉर्क मेयरशिप के लिए होने वाले डेमोक्रेटिक प्राइमरी के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक ज़ुहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी का पहला राउंड भारी अक्सरियत से जीता है। ये बेसिकली ऐसा इंतखाब होता है कि मेयर की दौड़ में कौन शामिल होगा, वो उम्मीदवारों का इंतखाब करने का दौड़ होता है। अब ज़ुहरान ममदानी ने साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू क्वोमो पर गैर मामूली सबकत हासिल की। ज़ुहरान को 4.25 लाख से ज़ायद वोट मिल चुके हैं। इनकी खासियत ये है कि बड़े गैर रिवायती अंदाज में सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो मुहिम है उसको जारी रखे हुए हैं। वोट्स मांगते और कहते हैं मैं बड़ा रिलेटेबल हूँ, और साथ ही साथ वादे जो इन्होंने किए हैं उसमें बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अफोर्डेबल घर, सिटी की मिल्कियत, ग्रोसरी स्टोर्स का वादा किया इन्होंने। जस्ट ट्रिविया, ये इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे भी हैं। सो या अच्छा जी, हाँ अभी हमारे पास टाइम है हमारे पास, और ये तो बहुत अहम बात है। पाकिस्तान हॉकी टीम से माजी के सुनहरे दौर को वापस लाने का तकाजा तो किया जाता है, मगर कौमी खेल के साथ सलूक ये हो रहा है कि वो टीम जो हालिया नेशन कप्स में चांदी का तमगा सीने पर सजा कर कामयाब होकर आई है, उसके खिलाड़ी डेली अलाउंसेस से महरूम है। सिर्फ मलेशिया की बात नहीं कर रहे, इस्लामाबाद में जो ट्रेनिंग कैंप लगा था उसके डेली अलाउंसेस भी अब तक खिलाड़ियों को नहीं मिल सके। वैसे ही हमें कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है, ये हमें आपको बताते हुए भी एम्बैरसमेंट हो रही है। कल जियो न्यूज़ से बात करते हुए कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील ने बताया कि खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस का मसला अब तक हल नहीं हुआ है, जो महज 400 रुपये रोज़ाना है। 400 रुपये रोज़ाना है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ज़ोहराने के लिए कौमी हॉकी टीम के 6 खिलाड़ियों को आज इस्लामाबाद में ज़ोहराने पर बुलाया है, और कहा यह जा रहा है कि खिलाड़ियों को तकरीब में शिरकत के लिए सफरी अखराजात भी अपनी ही जेब से अदा करना पड़ेंगे। तो ज़रा बात करते हैं, ज़रा मालूम करते हैं कि कैसे ये मामलात चल रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट साहब, शुक्रिया इमाद साहब। भट्ट साहब, सबसे पहले तो नेशंस कप में सिल्वर मेडल हासिल करने पर पूरी कौम की तरफ से, जियो न्यूज़ की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप वापस आए तो किसी हुकूमती शख्सियत ने आपसे रब्ता किया, आप लोग की हौसला अफजाई की, किसी मुशीर वज़ीर ने कौमी खेल की बेहतरी के लिए इक़दामात करने की यकीन दहानी कराई, या फिर आप जब मलेशिया रवाना हो रहे थे तो क्या आपको यकीन था कि पाकिस्तान टीम इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुँचेगी, फाइनल खेलेगी उसका? जी थैंक यू सो मच अपने शो में कॉल करने के लिए। मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी के लिए दुआ की और पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट किया। तो मुझे पूरा यकीन था, जैसे ही हम तैयारी करके गए थे अंडर द कोचिंग ऑफ ताहिर जमान जो हमारे हेड कोच हैं, जैसे ही उन्होंने हमें तैयारी करवाई, जो हम मेहनत पाकिस्तान में डोमेस्टिक कैंप में करके गए थे, मैं समझता हूँ कि पूरा यकीन था कि हम किसी भी टीम को आसानी से हरा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 11 साल बाद फाइनल खेलना नेशंस कप का, ये पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए एक बड़ा उम्मीदवार साबित होगा और बड़ा अच्छा एक मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव है कि जो मेरे प्लेयर्स ने जितना हार्ड वर्क किया और अल्लाह ताला की मदद शामिल थी उसमें। बाकी जाने से पहले और जब वापस आए हैं, अभी तक कोई ऐसी चीज़ और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी हम जो हॉकी फेडरेशन के जो है वो टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब वो कहेंगे फिर ही सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा इमाद, सोच से हमें कहना पड़ रहा है, आज की बात तो है नहीं, काफ़ी बरसों से हॉकी पर तवज्जो ही नहीं दी जा रही जिस तरह से देनी चाहिए, लेट अलोन कि हमारा कौमी खेल है। अच्छा, हमने ये सुना है कि खिलाड़ियों को अब तक डेली अलाउंस भी नहीं मिला, 400 रुपये बिल्कुल। वो अगर इस तरह से होगा तो किस तरह से तवक्को कर सकते हैं कि हॉकी में बेहतरी आएगी? आप लोग किस तरह से इन हालात में परफॉर्म करते हैं? जो लड़के ऑलरेडी हॉकी खेल रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि उनके पास और कोई जरिया नहीं है और सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो छोड़े भी तो इसके अलावा वो क्या करें। ऑलरेडी उन्होंने नेशनल जर्सी पहनी हुई है, तो अगर वो नेशनल टीम को छोड़ के कहीं जॉब भी करते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये उनके लिए एक अच्छा साइन होगा। नेशनल टीम में जब आप आते हैं, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि आपने जो 400 की बात की, 400 रुपीज़ की, ये एक स्पोर्ट्स बोर्ड का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कुछ उन्होंने जो है वो ऑलरेडी एक सेट बनाया हुआ है, अपना बजट बनाया हुआ है। जितने भी हमारे पाकिस्तान के एथलीट हैं, वो हॉकी के हों या दूसरी स्पोर्ट्स के हों, वो उनका डोमेस्टिक जो उन्होंने बजट रखा हुआ है 400 रखा हुआ है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमें $105 देती है पर डे के जब हम इंटरनेशनल टूर के लिए ट्रैवल करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये भी रकम इतनी जो है वो ज्यादा नहीं है एक
नेशनल कॉज के लिए, एक नेशनल प्लेयर के लिए कि जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, आपके शो के तवस्सुल से, कि अगर आप सच में हॉकी को बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक स्टेप फॉरवर्ड करें। हॉकी फैसिलिटी मांगती है, हाई पेस गेम है, सहूलियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, वो जीतना चाहते हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा मत साहब, ये बताइएगा कि अब आप जा रहे हैं इस्लामाबाद ज़ोराने पे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की दावत पे, यकीनन स्पोर्ट्स बोर्ड दीगर आला हुकूमती होपफुली शख्सियात आपसे मिलेंगी। क्या हैं आपके जहन में आइडियाज़, ये जो मसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, $110 से बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपका डेली का जो अलाउंस जब आप होते हैं इंटरनेशनल टूर पर, उससे ज़्यादा मिलने चाहिए। क्या बेहतरी की तजावीज़ हैं जो आप उनके सामने रखेंगे? तजावीज़ मैंने 2-3 अपने ऑलरेडी शोज में बात की है। मैंने कहा कि अगर हॉकी को आप बेहतर करना चाहते हैं तो हॉकी की वेलफेयर पे काम करना स्टार्ट करें। हॉकी प्लेयर्स के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपना सेपरेटली होना चाहिए, जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकें, हमें मियारी खाना मिल सके, जहाँ पे हमारा किसी को इंजरी हो वहाँ पे रिहैब हो सके, अच्छा जिम होना चाहिए, प्रॉपर स्विमिंग पूल होना चाहिए, और पढ़े लिखा स्टाफ होना चाहिए, साथ डॉक्टर्स, फिजियोथेरापिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सारी टीम एक होनी चाहिए। जैसे हमारे चीफ कोच ताहिर जमान साहब काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया इस नेशंस कप के लिए। उनका पहला असाइनमेंट था, तो दिन रात की उनकी मेहनत है, लड़कों की मेहनत है, मैं लड़कों को भी क्रेडिट देता हूँ। तो फाइनल में हारना एक ये जो है वो अच्छा साइन नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि ये सेकंड पोजीशन लेना ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेकिन कितनी अफसोस की बात है ये कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, जब ये लड़के पहुंच जाते हैं अच्छी पोजीशंस पर, बट हमारे कप्तान साहब जब ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, हमारे पास डॉक्टर हों, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, हमें लिटरली सुन के हैरानी हो रही है कि ये सब कुछ नहीं है। That is it. We're going to see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.